हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए। आ, इस वीडियो में क्या क्या है पहले मैं वो आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इस वीडियो में है आपके सारे क्वेश्चंस, जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके मैं जवाब दूंगा। देखिए, क्वेश्चंस बहुत मेन मेन जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ लिए हैं। और काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कल से 2 दिनों में। तकरीबन एक दिन में संडे को पेपर हो गया 10+2 का, SSC 10+2 का। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे हैं तो उसके जवाब देने हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने बच्चे जा रहे हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो सब कुछ है। आ, देखिए, बहुत कुछ है यहाँ पे कि CGL का रिजल्ट कब आ रहा है, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा ये भी है, उसका जवाब मैं यहाँ देने वाला हूँ। RRB रेलवे के लिए भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी मैं जवाब देने वाला हूँ। RRB ग्रामीण बैंक से क्वेश्चन है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके, उसका जवाब भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे पास और आया है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए क्या क्या है, कैसे क्वालिफिकेशन, उससे काफ़ी बच्चों में, काफ़ी लोगों में डाउट है कि पहली बार हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपके लिए जो आपको एडवांटेज देंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। आपके क्वेश्चनों के मैं जवाब भी देता हूँ, जो क्वेश्चन जेन्यून होते हैं, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि उनको मुझे वीडियो में शामिल करना चाहिए, उनको मैं वीडियो में शामिल करके जवाब देता हूँ। आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन वीडियो में शामिल हो तो प्लीज़ आगे हैश लगा के वीडियो लिख दिया करिए। तो अगर आपका क्वेश्चन जेन्यून हुआ तो मैं ज़रूर उसको अपने वीडियो में वो क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन लेने का मकसद ये है कि इससे कई लोग की इंक्वायरी होती है जो क्लियर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर मैंने ये किया है, अब क्या होगा। तो अमूमन उससे रिलेटेड बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि वो उसी से रिलेटेड उनके भी क्वेश्चन होते हैं, तो उनको यहाँ जवाब मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे इस वीडियो का एडवांटेज ये, अगर इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको बहुत सारे जो दिमाग में क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं फुल ली उसका आंसर देने वाला हूँ। क्योंकि उससे रिलेटेड क्या है, कैसे होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, रिजल्ट कब आता है, कब जाएगा, आंसर की वह कब आएगी, अगर आपने ऐसा किया है तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको जवाब मैं देता चलूंगा। चलिए पहले शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, SSC का एग्जाम से काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो SSC रिलेटेड आए, इससे कई ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास SSC से 10+2 जो 18 तारीख को हुआ है उससे क्वेश्चंस कई सारे आए हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ कुछ मैंने यहाँ से कुछ लोगों के यहाँ पे लिए हैं। बहुत लोगों की शिकायत है कि उन्होंने लेटर में अपना नाम लिख दिया है, क्या मेरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। कुछ लोगों ने अपना एड्रेस तक लिख डाला है, क्या मेरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। CGL 10+2 2015 का डिस्क्रिप्टिव पेपर जो हुआ है उसके बारे में कुछ मैं इंफॉर्मेशन पहले आपको दे दूं। पेपर डिस्क्रिप्टिव था, 1 घंटे का था। लेटर और ऐसे लिखना था। लेटर 50 नंबर का आया था, ऐसे 50 नंबर का आया था। जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ऐसे 50 नंबर का, लेटर 50 नंबर का। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको लेटर लिखना था। रियो ओलंपिक में जो इंडिया का परफॉर्मेंस था उसको लेके आपको अपने विचार रखने थे, और आगे परफॉर्मेंस कैसे अच्छे हों वो आपको उनको सजेस्ट करना था। इस पे लेटर था, 200 वर्ड का लिखना था। ऐसे था स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन पे ऐसे था, 250 वर्ड लिखने थे उसको। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में या स्वच्छ भारत मिशन के बारे में नहीं पता है तो आप कोई आपका दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरा ऐसे चुन सके। ये मैं इसलिए इतना बता रहा हूं क्योंकि CGL में भी ये होना है। CGL में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और कुछ स्टूडेंट जो CGL दे रहे हैं, जो पिछली बार CGL में जॉब कर भी रहे हैं, वो गए थे 10+2 का पेपर देने। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि उनको उनको ये देखना है कि SSC CGL में डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे आएगा। तो उनके लिए एक एग्जाम्पल था, उनके लिए एक ट्रायल, वो यहाँ पे देख लें कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आता कैसे है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है। पहले बता दूं मैं, 32 लाख के आसपास, 32 लाख लोगों ने 10+2 भरा था, जिसमें से 40% लोगों ने एग्ज़ाम दिया। नियर अबाउट 60% लोगों ने पेपर छोड़ दिया था। 2015 CGL
सॉरी CHSL की बात कर रहा हूँ, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात कर रहा हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। 30 लाख लोगों ने भरा, ठीक है। 60% लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया, 40% लोग एग्जाम दिया, जिसमें से 57,000 लड़के सेलेक्ट किए गए Tier 2 के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, ठीक है। 2015 के 10+2 की बात कर रहा हूँ। 57,000 सेलेक्ट किए, 5,000 लड़के डिस्क्वालीफाई कर दिए क्योंकि उन्होंने पेपर 2 बार दिया, बचे 52 में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में 18 तारीख को जो हुआ उसमें तकरीबन 10 से 12,000 लड़के एब्सेंट हैं, बचे 40,000 के आसपास। सीटें थी 6,500, ठीक है, एक साल पहले थी। अब ये सीटें हैं लगभग 8,000 के आसपास। साल भर में सीटें बढ़ी हैं, वो अगर इंक्लूड किया जाता है तो 8,000 सीटें होती हैं। एक सीट पे 4 लोग को बुलाना है, मिनिमम 4 लोग को तो बुलाना है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो 8,000 इंटू 4 कर 32,000 लोगों को बुलाना है। बच्चे कितने अपीयर हुए हैं? 40,000। निकले कितने, बाहर कितने निकाले जाएंगे? 8,000। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका टाइपिंग टेस्ट तो हो रहा है। अगर आप पेपर इतना गंदा करके नहीं आए हो तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि मैं आपको बूस्टअप कर रहा हूँ कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। आप ये मानिए चलिए आप टाइपिंग टेस्ट में जा रहे हो, ठीक है, और तकरीबन अगर यही आंकड़ा रहा, ठीक है, अगर 10-12,000 लोग एब्सेंट हैं तो 40,000 के आसपास लोगों ने पेपर दिया है डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, क्योंकि एब्सेंट भी बहुत थे मेंस पेपर में। और अगर सीटें बढ़ाते हैं वो 6,500 से, अगर वो उनके पास अगर 8,000 सीटें इस समय हैं, वो जो हैं, कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर 9,000 तक है। 9,000 तक तो नहीं होंगी, 8,000 तो उनके पास सीटें हैं। अगर वो 8,000 इंक्लूड करके इंटू 4 करते हैं तो 32,000 लड़के तो उनको बुलाने हैं। 40,000 लोगों ने एग्जाम ही दिया है। तो ये मान के चलिए कि मोटा मोटा कि आपका टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, क्योंकि हालत अब ये हो गई है कि उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको पता है CGL 2016 जो हुआ है, इसमें 55% लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तकरीबन 55% लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। 45 सिर्फ और सिर्फ 45 बच्चे प्रेजेंट थे एग्ज़ाम में। तकरीबन 32 लाख लोगों ने भरा था। तो ये नहीं है कि कंपटीशन ख़त्म हो गया, कंपटीशन अभी भी है, क्योंकि वो जो 45% लड़के हैं बस वही पढ़ने वाले हैं। वो 55,000 तो सिर्फ फॉर्म भरने वाले थे, ठीक है। तो कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होता। जो 40,000 बैठे हैं सिर्फ वही कंपटीशन है आपका। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा आपके सामने है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप उसको चिंता ना करें, आपने पेपर दे दिया डिस्क्रिप्टिव, आप टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि मेन जो होता है वो टाइपिंग टेस्ट ही होता है। कुछ हिस्ट्री में मैं बता देता हूँ आपको। 2014 का जो 10+2 हुआ था, वो जब वैकेंसी आई थी 800 डाटा एंट्री ऑपरेटर की थी और 1000 LDC की थी। कुल मिलाकर 1800 वैकेंसी उनके पास थी। सिलेक्शन होते होते उन्होंने सिलेक्शन किया लगभग 2600 लोगों का। तकरीबन 800 लोगों का एक्स्ट्रा सिलेक्शन किया, क्योंकि उनके पास जब सिलेक्शन होते थे उनकी वैकेंसी 800 और उनके पास बढ़ गई, तो उन्होंने इंक्लूड कर लिया, ठीक। उसके बावजूद उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला कि 250 सीटें उनके पास वैकेंट रह गई, क्योंकि बच्चे कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखिए, 1800 से चले थे हम, 2600 सिलेक्शन किए। 2600 सिलेक्शन के बाद उन्होंने ये कहा 250 सीटें हमारे पास वैकेंट रह गई, क्योंकि बच्चे टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा 10+2 का सारा खेल जो कहाँ होता है, वो टाइपिंग टेस्ट में होता है। काफ़ी टफ होता है, बच्चों को लगता है, टफ होता नहीं। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जितने लोग मेंस इसका SSC CGSL का मेंस दे के आए हैं, तो आप टाइपिंग प्रैक्टिस करिए कि आपका हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में उन्होंने लेटर में अपना नाम, एड्रेस और ये सब लिख दिया है। तो ऐसा नहीं कि आपका इन कॉपी चेक नहीं होगी या इवेल्यूएट नहीं होगी, ऐसा नहीं है। देखिए, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, उसके अलग मार्क्स होते हैं। जो बॉडी आप लिखते हैं उसका अलग मार्क्स होता है। जो एंड कर रहे होते हैं ना, ठीक है, हर कोई योर सिंसियरली योर फेथफुली से एंड कर देता है कि यही होता है। देखिए, उसमें भी काफ़ी फ़र्क होता है। फेथफुली और सिंसियरली में फ़र्क होता है, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे लगा था कि मुझे इस पर एक वीडियो बना लेना चाहिए था, पेपर लेटर राइटिंग पे, लेकिन मैं बना नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। कभी भी आगे याद रखिए, कभी भी आप जाएंगे, अगर लेटर में लिखा हुआ है कि यू आर दिस एंड दिस और यू आर राइटिंग फॉर दिस एंड दिस,
तो यू आर दिस एंड दिस, जो दिस एंड दिस है वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये लिखा यू आर राइटिंग लेटर टू दिस दिस, अगर वहाँ मेंशन ही नहीं किया किसी का नाम, तो आप अपना नाम कभी नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर वहाँ मेंशन किया यू आर प्रमोद सिंह एंड यू आर राइटिंग फलाना फलाना फलाना, तो आप योर सिंसियरली और फेथफुली प्रमोद सिंह लिखेंगे। ठीक है, अगर वहाँ लेटर में राम नाम नहीं है तो आप नाम नहीं लिखेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए लेटर तो सबने लिखा होगा, 40,000 के 40,000 लोग लिख के आए होंगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सिस्टम से किसने लिखा होगा, जो सही सिस्टम है लिखने का, जो नई सही फॉर्मेट है लिखने का, उसमें किसने लिखा, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, कॉपी जरूर चेक होगी, लेकिन मार्क्स उसके डिटेक्ट होंगे। जो आपने गलतियां कर दी हैं उसके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा प्रवचन हो गया CHSL को लेके। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोविंद रावत पूछते हैं, सर Tier 1 क्वालिफाई होगा या मार्क्स ऐड होंगे? जी हाँ, नहीं, मार्क्स ऐड होंगे, मार्क्स ऐड होंगे। मार्क्स का जो फॉर्मेट CGSL का चला आ रहा है, सॉरी CGL का चला आ रहा है, फॉर्मेट वही है। हाँ नहीं सॉरी, आप शायद RRB के लिए पूछ रहे हैं। सॉरी RRB में नहीं, RRB में Tier 1 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जबकि Tier 1 के मार्क्स CGL में जरूर ऐड होंगे। लेकिन RRB रेलवे के बारे में आप पूछ रहे हैं, उसमें Tier 1 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है, तो सितंबर के लास्ट वीक तक रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि रेलवे का तो मैं बताऊँ नहीं, अब क्या बताऊँ मैं आपको, इतना डिले क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो सितंबर के लास्ट तक होपफुली इनका रिजल्ट आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन है Tier 1 का मार्क्स इंक्लूड होंगे कि नहीं? नहीं इंक्लूड नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर SSC का रिजल्ट कब तक आ रहा है? देखिए, रिजल्ट कब तक आ रहा है ये कंफर्म नहीं है, कि राहुल गुप्ता पूछ रहे हैं रिजल्ट कब तक आ रहा है SSC का। रिजल्ट कब तक आ रहा है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आंसर की 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आ रही है, जो खबर मुझे मिल रही है। 25 सितंबर से, मतलब सितंबर के लास्ट वीक में ही आंसर की आएगी। कैसे आंसर की आएगी? जैसे रेलवे में आई थी, याद है आपको? आपका जो किया है और जो सही आंसर है वो आप मैच करके अपना आंसर, अपने टोटल मार्क्स निकाल सकते हो। वो आंसर की SSC रिलीज करेगा सितंबर के लास्ट वीक में, जो खबर आ रही है सितंबर के लास्ट वीक में। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट समझिए जैसे आंसर की आ जाएगी उसके एक हफ्ते में, मतलब अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक रिजल्ट, 15 अक्टूबर 10-15 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट भी आ जाएगा। और नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में Tier 2 होने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर मुझे SSC पेपर Tier 4 पे हम जानना है। देखिए, इससे भी Tier 4 जो हो रहा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आए थे। देखिए, SSC में सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो कभी नहीं कहता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। वो ये कहता है कि अगर आप वेल इनफ क्वालिफाइड हो, अगर आपके अंदर क्षमता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, क्वालिफाई कर लो। फॉर एग्जांपल 10+2 में कभी भी SSC टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता। आप छोटा छोटा एग्जाम देख लीजिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई एग्जाम हो, उसमें तुरंत पूछते हैं कि आपके पास CCC है, क्या आपके पास O लेवल है, क्या आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, पूछते हैं। SSC कभी पूछता है? नहीं। SSC कहता है आपके पास 12th की डिग्री है, या सॉरी 12th की मार्कशीट है, आपके पास 12th आप पास हो, ठीक है, आप 10+2 भर दो, आपका टाइपिंग टेस्ट करा लेंगे, एग्जाम करा लेंगे, टाइपिंग टेस्ट करा लेंगे, तो आपको जॉब दे देंगे। उसने कभी नहीं पूछा कि क्या आपके पास टाइपिंग टेस्ट की स्किल की डिग्री है, क्या आपको डिप्लोमा है, क्या आपको पास सर्टिफिकेट है, ये कभी नहीं पूछता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो पोस्ट थी, उसमें सिर्फ लिखा हुआ था कि क्या आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, ठीक, आप भर दो, आपके पास है। डिज़ायरेबल थिंग जो थी, डिज़ायरेबल उन्होंने कहा अगर आप कॉमर्स में हो या अकाउंटेंट में हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आपसे नहीं कह रहे आपके पास हो, ठीक है, मैंडेटरी नहीं कह रहे हैं, वो डिज़ायरेबल कह रहे हैं कि आपके पास अगर ये हो, अकाउंट में, चार्टर्ड अकाउंट में या कॉमर्स की इकोनॉमिक कुछ हो तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, लेकिन आपका ग्रेजुएट आप भर दो। तो आपने भर दिया। खेल ये है कि क्वेश्चन जो आएंगे वो अकाउंट से आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे, फाइनेंस से आएंगे। आपने तो BA कर रखा है, आपने तो BSc कर रखा है, तो आप अकाउंट के और कॉमर्स के इकोनॉमिक क्वेश्चन कैसे बता पाओगे? ठीक है,
तो दिक्कत आप ही को होनी है। आपके पास बैचलर डिग्री थी, आपने भर दिया, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स के और 40 क्वेश्चन फाइनेंस के आने हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं, तकरीबन 100 क्वेश्चन आने, जो फॉर्मेट पता चल रहा है कि 100 क्वेश्चन आएंगे ऑडिट के लिए, जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आने हैं। तो आप तो ग्रेजुएट हो, लेकिन आप ग्रेजुएट हो किस में? फाइनेंस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक में, अकाउंट में, किस में हो? नहीं हो। आप ग्रेजुएट में हो, आप सीधे से बीए कर रखा है, आपने एमए कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है, तो आप वहाँ क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टैटिक्स का क्या कहता है कि वो आपके पास 12th क्लास में, अगर 12th आपने पास किया, ग्रेजुएट डिग्री हो प्लस 12th में आपके 60% हो मैथ में, लेकिन वहाँ तो क्वेश्चन स्टैटिक्स के आने हैं ना, तो वो आप कैसे बता पाओगे? वो आपसे तो कह रहा है आप आ जाओ, आप स्वागत है आपका, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर तो देखना है ना, क्वेश्चन पेपर आना क्या है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। असिस्टेंट ऑडियो ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल जरूर हो, आप बैचलर हो, आप एलिजिबल हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से आएगा। तो आपको आता है तो आप अटेंड करिए, वेल इनफ है, आप क्वालिफाई करिए, अगर नहीं आता है तो फिर ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। सर स्टेट वाइज या जोन वाइज कट ऑफ हो सकता है क्या? आरआरबी में पूछ रही है नेहा कुमारी। आरआरबी का स्टेट वाइज मतलब, स्टेट वाइज कहने का मतलब है सेंट्रल बोर्ड वाइज या पूरे स्टेट लेवल पे, सॉरी इंडिया लेवल पे। तो मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया लेवल पे ही बनेगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम वो मान के ये चल रहे हैं कि 93 लाख लोगों ने भरा था आरआरबी, उसको कम करके वो 3 लाख लोगों को लेके आएंगे टीयर 2 में, और पेपर 2 में अदर ऐसे पेपर 2 में। तो पेपर 2 में 3 लाख के आसपास लोग बैठने वाले हैं, लेकिन कट ऑफ इंडिया लेवल पे बनेगी या सेंट्रल बोर्ड के हिसाब से, जिस बोर्ड से आपने भरा वहाँ से कट ऑफ बनेगी, ये अभी तक डिसाइड नहीं है। यहाँ तो इवन ये भी डिसाइड नहीं है कि पोस्ट वाइज बनेगी कि ऑल ओवर लिया जाएगा। तो जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। इंडिया लेवल बनाएंगे और उसको आगे वो इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा फाइनल डिसीजन होगा वो मेरे ख्याल से बोर्ड वाइज या पोस्ट वाइज बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 10+2 का ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म कब आ रहा है? ठीक है, 10+2 का ऑनलाइन फॉर्म कब आ रहा है? 2016 के बारे में पूछा है शायद मूलचंद कुमार ने। तो 2 जुलाई को आना था, मैं पहले बता चुका हूँ, डिले हो चुका है काफ़ी। 25 सितंबर को उसका एग्ज़ाम था 2016 का 10+2 का, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो एग्ज़ाम का तो कुछ हम कह ही नहीं सकते। तो मुझे उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि आरआरबी का रिज़ल्ट आ रहा है और सीजीएल टीयर 1 का आंसर की आ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 10+2 का भी नोटिफिकेशन आएगा इस महीने के लास्ट में। होपफुली ऐसा हो, लेकिन डिले तो बहुत हो चुका है कि 10+2 का हो जाना चाहिए था, क्योंकि स्टेनोग्राफर का जो था इस साल का हो चुका है और पिछले साल का जनवरी में हुआ है। तो 6 महीने के अंदर अंदर स्टेनोग्राफर 2 बार हो चुका है। लेकिन 10+2 2015 का दिवाली में हुआ था, मुझे जहाँ तक मुझे याद है 2015 का दिवाली में हुआ था, और उसका भी मेंस हुआ है, डिस्क्रिप्टिव हुआ है, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। 2017 में टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, फिर 2018 में आपकी जॉब लग जाएगी, 2015 में नोटिफिकेशन आया, 2018 में आपकी जॉब लग जाएगी। 3 साल का प्रोसेस कितना फास्ट है ना। चलिए, और बेइज्जती नहीं करेंगे एसएससी की, आगे बढ़ेंगे। रीजनल लैंग्वेज कितना बोलना और पढ़ना लिखना ज़रूरी है, ये ग्रामीण बैंक के लिए पूछ रहे हैं। अनिर्बान चटर्जी। अनिर्बान जी, मैं आपको बताऊं कि ये क्यों है ये ऑफिशियल लैंग्वेज और पढ़ना बोलना, ये क्यों आईबीपीएस ने अनिवार्य कर दिया है। 2011 में तो नहीं था, 2012 में तो नहीं था, 13 में भी नहीं था शायद, 14-15 में क्यों ये ज़्यादा इस पर फोकस करने लगे? हुआ यूँ कि 11, 12, 13 में जो पोस्टिंग दी गई, ठीक है, क्योंकि पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया लेवल कहीं भी आपको दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई हिंदी बोलने वाला है, उसको ईस्ट इंडिया में भेज दिया, मणिपुर में भेज दिया, ठीक है। अब वो मणिपुर तो जानता नहीं, मणिपुरी लैंग्वेज तो जानता नहीं है वहाँ पे, तो वो बैंक में बैठा हुआ है जहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज बोलने वाले आते हैं, क्योंकि इंग्लिश हर कोई नहीं बोल पाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना, बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को चलाने के लिए। जो बंदा आया है वो मणिपुरी है, आप हिंदी जानते हो, वो आपसे कुछ डीडी के बारे में पूछ रहा है, कुछ चेक के बारे में पूछ रहा है, कुछ कैसे आप अकाउंट खोल सकते हो, कैसे आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हो, लेकिन वो बोल किस में रहा है? वो मणिपुरी में बोल।
और आप जो है वो मणिपुरी समझ नहीं पा रहे हो, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई, काम में इंटरप्शन हुआ, काम में बाधा आई, क्योंकि आप वो जो बोल रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो समझ नहीं पा रहा है, तो काम कहीं ना कहीं जो बैंक है वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वहाँ एक आदमी चाहिए जो दोनों को कम्युनिकेट करा सके। आप मान लीजिए आप पंजाबी बोलते हो, ठीक है, आप चंडीगढ़ के हो, पंजाबी जानते हो, ठीक है, आपको तमिल में तमिलनाडु भेज दिया, वहाँ का जो कस्टमर होगा वहाँ का जो कस्टमर होगा वो तमिल में बात करेगा, आपको पंजाबी आती है, मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो जो कम्युनिकेशन गैप बन रहा है आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं काम में, बैंक में एक बहुत बड़ा बाधा है, बहुत ज़्यादा आपको इंटरप्ट करेगा काम में, बहुत लोगों को और डिस्टर्ब करेगा। तो एक्चुअली ये हुआ है, ये 11-12 में जो पोस्टिंग दी गई थी बच्चों को, वो ये होने लगा, किसी को कहीं भेजा, किसी को गुजरात भेज दिया, उसको गुजराती नहीं आती है, किसी को पंजाब भेज दिया, पंजाबी नहीं आती है, तो वहाँ के जो लोकल कस्टमर होंगे तो वो तो लोकल ही लैंग्वेज जानेंगे, क्योंकि हर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता है, और तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, पंजाब के लोकल लोग हैं तो पंजाबी जानते हैं, तो हो जाती है प्रॉब्लम क्रिएट। और ये 11-12 में होने लगा, बच्चे ट्रांसफ़र मांगने लगे, सर हम यहाँ समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ काम कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ, या तो मैं छोड़ दूँ। बच्चों ने जॉबें छोड़ना शुरू कर दिया 12-13 में, लोग ट्रांसफ़र की डिमांड करने लगे। इससे प्रॉब्लम किसको हुआ? IBPS को, बैंक को, और सबको प्रॉब्लम होने लगी कि ये तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हमारे लिए हो गया है कि हम उन बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं जहाँ वो लैंग्वेज नहीं जानते, वहाँ का काम डिस्टर्ब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये डिसीजन उन्होंने ये लिया कि क्यों ना हम फॉर्म भराते ही समय, उसी समय बच्चे से हम पूछ लें, कैंडिडेट से पूछ लें, भाई तुम किस लैंग्वेज में जानते हो, तुम कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, किस लैंग्वेज तुम काम कर सकते हो, तो ये हमारे लिए आसान होगा कि हम उसको कहाँ भेजें। अगर बंदे ने कहा मैं मान लीजिए मैं तेलुगु जानता हूँ, तो हमारे लिए कंफर्टेबल उसको आंध्रा में भेज दिया जाए, ठीक है, उसको पंजाब में भेजने के बजाय हम उसको आंध्रा में भेजें। एक्चुअली आंध्रा में रहेगा, तेलुगु जानता है, तमिल जानता है, उसको हम तमिलनाडु में भेज देते हैं, वहाँ वो कंफर्टेबल है, लोकल लैंग्वेज जानता है, अगर कोई लोकल लोग आते हैं तो वहाँ उनको हैंडल कर सकेगा। तो ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए उन्होंने ये चीज़ ज़रूरी कर दी कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेज, आपको जहाँ भर रहे हो वहाँ की आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको हम पोस्टिंग वहीं देंगे और आपको वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आएगी तो वहाँ कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन गैप बनेगा और हमारा काम डिस्टर्ब होगा। इसलिए वो अब इस रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करने लगे हैं, क्योंकि बैंक जो है वो रूरल एरिया में है, गांव में है, वहाँ गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अनएजुकेटेड हैं, और वहाँ के लोग वो सिर्फ और सिर्फ लोकल लैंग्वेज जानते हैं, और आप यहाँ से जाते हो, आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानोगे तो फिर बैंक किसी काम का नहीं है। तो इस चीज़ को उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया कि आपको लोकल लैंग्वेज कहाँ की आती है, भाई आप पहले बता दो, हम आपको वहीं पोस्टिंग दे देंगे। आपको हिंदी आती है तो जो जो हिंदी राज्य हैं हमको वहाँ पोस्टिंग देंगे कि आप वहाँ जाके लोगों को हैंडल कर पाओ। इसलिए इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगा था, लोग जॉब छोड़ने लगे तो लोग ट्रांसफ़र की मांग करने लगे थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप जहाँ भर रहे हो प्लीज़ वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी तो कल को आप भी ट्रांसफ़र या जॉब छोड़ने की बात करोगे, ठीक है। होपफुली मैंने जवाब दे दिया हो। चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं मैं उन क्वेश्चनों को वीडियो में लूँ तो #वीडियो लिख के छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन लिखने के बाद #वीडियो लिखे, तो मैं इसको, अगर आपका जेन्युइन हुआ तो वीडियो मैं ज़रूर लूँगा, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।